अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना चैप्टर नंबर 13, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन का। अच्छा, इसमें दो हिस्से हैं बेसिकली, एक है सैम्पलिंग और एक है एस्टिमेशन। सैम्पलिंग क्या है? सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन में से कुछ चीजें सिलेक्ट करना, वो सैंपल कहलाता है। तो जब भी मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगा तो वहां पे सैंपल सिलेक्ट किए जाएंगे, और कहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे? पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो हम सैम्पलिंग को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर हम सैम्पलिंग में यूज करते हैं, किस तरह से सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। ठीक है, फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, थ्योरेटिकल भी देखेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इस चैप्टर को खास तौर पे थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली हमने दोनों साइडों से इक्वली इसको वेटेज देनी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने हर एंगल से इसको क्या करना है, कवर अप करना है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब बात करें वर्ड सैम्पलिंग। कहता है सैम्पलिंग इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट इज कंसर्न्ड with the selection of the individual observation. It helps us to make statistical inference about the population. ये population की statistical inference यानी कि उनके फैसले करने में, जो मैंने किसी चीज के बारे में प्रिडिक्शंस करनी है फ्यूचर के अंदर, उसके अंदर प्रिडिक्शंस करने में ये मेरी मदद करता है। A part selected from population is called sample. सैंपल में से जब कुछ हिस्सा हम देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। A sample is a group of items or observations taken from population for examination or experiment. हम जब पॉपुलेशन के अंदर से कुछ चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं या उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। और ये आमतौर पे कब होता है? जब हम पूरी पॉपुलेशन को इवेल्युएट नहीं कर सकते, इतना हमारे पास या तो वक्त नहीं है, या इतना पैसा नहीं है, या इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन को इवेल्युएट कर सके। तो तब हम क्या करते हैं? उनमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उनको इवेल्युएट करके अपने डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, पॉपुलेशन क्या है? कहते हैं पॉपुलेशन एग्रीगेट और एज अ होल ऑल आइटम्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन। जिस बारे में मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है या जिस चीज को मैंने इवेल्युएट करना है, उस सिचुएशन के अंदर जो भी लोग आते हैं वो तमाम लोग क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने कहा जी मैंने वकीलों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो तमाम वकील जो होंगे वो क्या बन जाएंगे? मेरी पॉपुलेशन बन जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं जी तमाम वकील नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ पाकिस्तान के वकील चाहिए। तो पाकिस्तान के वकीलों के ऊपर मैंने कोई रिसर्च करनी है, तो जितने भी पाकिस्तान के वकील होंगे वो तमाम के लोग क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने चीजों को देखना है। नेक्स्ट आ गया, इन एग्रीगेट और एज अ होल ऑल आइटम्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन। इट इज डिजायर टू कंसीडर ऑल पॉपुलेशन इन एन ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन जब क्या लेते हैं तो उनमें तमाम जो लोग हैं उनको कंसीडर करते हैं, जो भी उस पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। एंड ऑल आइटम्स और आइटम्स विद कैरेक्टरिस्टिक दैट आर रिसर्चर विशेस टू अंडरस्टैंड। जिस बारे में रिसर्चर जानना चाहता है वो तमाम लोग क्या है मेरे लिए? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं बेसिकली। इट इज रियली पॉसिबल टू और डिजायरेबल टू टेस्ट एन एट्रीब्यूट ऑफ ईच मेंबर ऑफ दैट पॉपुलेशन। तमाम पॉपुलेशन को जज करना या तमाम पॉपुलेशन को वैल्यूएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज ऑफ द टाइम। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इवेल्युएट करेंगे उतनी ज्यादा टाइम है, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, रिसोर्सेज लगेंगे, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं। तो हम क्या करते हैं? सैंपल बेस्ड कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बेस के ऊपर पूरी पॉपुलेशन के बारे में एक राय प्रोड्यूस करते हैं। ठीक होगी ना बात? तो इस तरह से हमने देखो, जैसे आप हम मैं किसी को कोई ऑफेंड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वैसे जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, रोड पे अक्सर गाड़ी चल रही होती है और गाड़ी कोई गलत कट ले लेती है, मतलब एक गलत वे में मुड़ती है, तो आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज आएगी कि गाड़ी कौन चला रहा है? तो आपके जहन में आएगा कि कोई लेडी है जो ये गाड़ी चला रही है। क्यों ऐसा हमारे दिमाग में बैठ गई ऐसी बात? क्योंकि हमने अपने सामने कुछ सैंपल्स ऐसे देखे जिनकी बेस पे हमने पूरी पॉपुलेशन के बारे में ये राय बना ली। हालांकि जरूरी नहीं ऐसा हो। ठीक है, हो सकता है जो लेडी ड्राइवर है वो हमसे भी अच्छी हो। ठीक है ना? तो इट कैन बी पॉसिबल। ये जरूरी नहीं है कि लेडी ड्राइवर है तो वो हमेशा ऐसी ही होगी।
ठीक है, जो गलत गाड़ी मोड़े, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, लड़कों से अच्छे ड्राइवर्स मौजूद हैं। तो हमने ये बात की, हम सैंपल कुछ ऐसे देखते हैं जिसकी बेस के ऊपर पूरी पॉपुलेशन के बारे में राय बनती है। तो जब सैंपल बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में राय बनाते हैं तो वो हमेशा एक्यूरेट भी नहीं होती, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। ठीक होगी ना बात? अच्छा, तो जब हमारे पास पॉपुलेशन दो तरह की है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन है, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या, जिसकी गिनती हम कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इनको काउंट किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल। पूरी दुनिया में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इनको काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, एक आइडिया रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं हम, लेकिन हम पूरी दुनिया में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको वैल्यूएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आसमान में सितारे कितने हैं, हम इसको भी काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो काउंटेबल नहीं है। तो जो काउंटेबल नहीं है वो इनफाइनाइट है, और जो काउंटेबल है वो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक होगी बात? इन सब, ये जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सैंपल की बेस पे हम पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन बना सके, कोई डिसीजन मेकिंग कर सके, कोई फैसला ले सके पूरी पॉपुलेशन के बारे में। ठीक होगी ना बात? तो अब जब ये हम सैंपल इकट्ठा करते हैं ना, तो सैंपल इकट्ठा करने में हमारे पास दो तरह के एरर्स हो सकते हैं हमसे। वन इज सैम्पलिंग एरर एंड वन इज नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है ना? एक सैम्पलिंग एरर है मेरे पास और एक नॉन सैम्पलिंग एरर है। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर होता है कि मैंने सैंपल ही गलत सिलेक्ट कर लिया। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारी क्लास है, मेरी क्लास में मैंने टास्क क्या दिया था, मैंने टास्क ये दिया था कि आपने इस क्लास में से वो स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं जिनके एफएससी में 90% से अबव मार्क्स है। ठीक है, आपने जो बंदे सिलेक्ट किए उनमें जो थे कुछ 80 वाले भी थे, कुछ 84 वाले भी थे, कुछ 90 वाले थे ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, मेरा टास्क क्या था, आपने सैंपल सेलेक्ट करना है जो 90 प्लस मार्क्स वाले हों, लेकिन आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया उनमें 80 प्लस वाले भी थे। तो आपने सैंपल गलत सिलेक्ट किया। जब सैंपल की गलत क्या होती है, कलेक्शन होती है, तो उसको सैंपलिंग एरर बोला जाता है, गलत सैंपल सिलेक्ट करना। या दूसरा क्या हो सकता है, हमने जितना सैंपल रिक्वायर्ड था उतना सैंपल सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि उससे कम सैंपल सिलेक्ट किया। लाइक मैंने कहा जी मैंने पेप्सी की सेल्स को वैल्यूएट करना था कि वो फेक हैं या नहीं है, तो पेप्सी की सेल्स तो करोड़ों में होती हैं। अब मैंने कहा मैंने कम अज कम भी ना कोई 10 लाख सेल्स को वैल्यूएट करना था, फिर 10 लाख सेल्स को वैल्यूएट करता हूँ और उसकी बेसिस पे जजमेंट दूंगा कि कितने परसेंट जो सेल्स हैं पेप्सी की वो फेक है। मैंने 10 लाख सैंपल सिलेक्ट करने के बजाय मैंने 3 लाख सिलेक्ट किया, तो सैंपल साइज मैंने कम सिलेक्ट किया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर। तो ये भी सैम्पलिंग एरर है। ठीक होगी ना बात? तो ये भी सैम्पलिंग एरर में आता है। तो सैंपल एरर दो तरह के, या तो सैंपल गलत सिलेक्ट हो जाए या कम सिलेक्ट हो सैंपल, ये दोनों सैंपलिंग एरर में आते हैं। जितना सैंपल रिक्वायर्ड है आपने उससे कम सैंपल सिलेक्ट किया। फिर आता है नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या है, कि आपने सैंपल कलेक्ट करने में कोई गलती नहीं की, सैंपल आपका बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है, लेकिन सैंपल जो आपने कलेक्ट किया उसकी कैलकुलेशन में गलती कर दी, ठीक है, उनकी वैल्यूज में गलती कर दी। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, उसका सैंपल सेलेक्ट किया तो उसके मार्क्स थे 917 मार्क्स थे एफएससी के अंदर, मैंने 917 के बजाय 971 लिख दिया या 719 लिख दिया, ठीक है, या कुछ और लिख दिया मैंने। तो मैंने सैंपल में कोई गलती नहीं की थी, सैंपल सही सिलेक्ट किया था, उसकी वैल्यू लिखने में मैंने गलती कर दी। तो दैट इज कॉल्ड क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर, जिसमें क्या होता है कैलकुलेशन की गलती होती है, हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है, जिसकी वजह से वो गलत इंटरप्रेट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन सैंपलिंग एरर। क्लियर होगी बात? अब अगर मुझे सैंपलिंग एरर को रिड्यूस करना, देखो नॉन सैंपलिंग एरर का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नॉन सैंपलिंग एरर तो मेरी गलती है, ठीक है ना, वो मेरी मिस्टेक है। नॉन सैंपलिंग एरर को किस तरह
हम रिड्यूस कर सकते हैं, सैम्पलिंग एरर को कैसा रिड्यूस कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करने का तरीका क्या है, सैंपल साइज बढ़ा लो। जितना सैंपल साइज इंक्रीज करते जाओगे, जो आप इन्फ्रेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करो या जो फैसला लेने की कोशिश करो, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी। ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी, जो 1 करोड़ सेल्स हुई है पेप्सी की, उसमें से मैंने इवेल्यूट की 10,000 सेल्स, और मैंने एक फैसला लिया 10,000 सेल्स के ऊपर। तो जो 10,000 सेल्स के ऊपर मैं फैसला लूंगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा बनस्बत इसके कि मैं 10 लाख सेल्स को इवेल्यूएट करूं या 1 लाख सेल्स को। जितनी ज्यादा इवेल्यूएशन करूंगा, उतना मेरा जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है या जो भी मैं डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर होगी। जितनी लार्ज सैंपल्स होते जाएंगे, सैंपल जितना बढ़ता जाएगा, उतनी मेरे उस फैसले के ऊपर यकीन बढ़ता चला जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी को रेटिंग देते हो, अगर जैसे उबर होता है, उबर के ऊपर क्या होता है, उबर के ऊपर ड्राइवर्स को क्या दी जाती है, रेटिंग दी जाती है। ठीक है। अब उबर को, जो ड्राइवर को रेटिंग मिल रही है, जितने ज्यादा लोगों ने उसको अच्छी रेटिंग दी होगी, उतना आपका एतमाद उसके ऊपर ज्यादा होता जाएगा, तो उतने एरर के चांसेस कम होंगे। हालांकि हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, लेकिन जितने ज्यादा लोगों ने उसको 5 स्टार दिया हुआ होगा, उतना ज्यादा आपका उस ड्राइवर के ऊपर क्या होता जाएगा, यकीन बढ़ता जाएगा, उतने उसके जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो इट विल इफेक्ट। ठीक है ना। तो हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा लें। तो क्या कह रहे हैं कि सैम्पलिंग एरर अराइज ड्यू टू चांस एंड कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। तो सैंपल साइज में बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा एरर जो है वो रिड्यूस हो। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना, जब हमने मीन पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, तो हमने मीन का साइन देखा था एक्स बार। ठीक है। जब हम आगे आए तो हमने मीन का साइन देखा म्यू। ठीक है। फिर हम एक जगह आए, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या देखा था, एस। फिर एक जगह स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या देखा, सिग्मा। तो आज हम पढ़ने लगे हैं कि इन दोनों फर्क है। तो ये भी मीन, ये भी मीन था, ये भी मीन था, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो आज हम जरा वो देखने लगे कि डिफरेंस क्या है इनके दरमियान। तो कहते हैं इफ द इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल, अगर मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन है, तो हम क्या कहते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स बार, यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ये अगर ये वाले साइन आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने सैंपल डाटा को उठाया है और उसकी बेस पे कैलकुलेशन कर रखी है। लेकिन अगर लिखा आता है म्यू, ठीक है, या क्या लिखा आता है सिग्मा, या क्या लिखा आता है सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस है, लेकिन ये किसका है, ये पॉपुलेशन बेस्ड है। इसका मतलब है आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस को इधर इवेल्युएट किया है और उनकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन कर रखी है। तो जब पूरी पॉपुलेशन को इवेल्युएट करके उसकी बेस पे कैलकुलेशन करते हो, तो फिर ये वाले साइंस का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज ये ऊपर वाले सैंपल बेस्ड होगा तो ऊपर वाले साइंस का इस्तेमाल होगा। ठीक होगी बात। तो अगर मैं सैंपल बेस्ड कैलकुलेशन करूं तो उसको हम बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। और अगर मैं पॉपुलेशन बेस्ड कैलकुलेशन करूं तो उसको बोला जाता है पैरामीटर। ठीक है ना। तो उनको, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। अच्छा, अगर तो मैं सैंपल के रिजल्ट्स कैलकुलेट करूं, ठीक है, बाय यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैंपल वी कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन रिजल्ट। तो सैंपल के रिजल्ट से मैं पॉपुलेशन का रिजल्ट निकाल सकता हूं, या इसको दूसरी जबान में कहूं तो स्टैटिस्टिकल वैल्यू की मदद से मैं पॉपुलेशन की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर उसके बाद अगली कहानी वो किस चीज से सुना रहा है, अगली वो बता रहा है 7 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपल कैलकुलेट करने के मेरे पास कितने डिफरेंट तरीके हैं। तो मेरे पास सैंपल कैलकुलेट करने के 7 डिफरेंट तरीके मौजूद हैं। ठीक है ना। 7 डिफरेंट तरीके हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं सैंपल्स कलेक्ट कर सकता हूं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्या है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और 90% सिचुएशंस में यही सैंपल का मेथड इस्तेमाल होता है, ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला मेथड भी है। रैंडम सैंपल क्या है, लाइक मैं कोई भी पर्सन सेलेक्ट, लाइक इस क्लास में फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ,
50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन 50 में से मैंने कहा जी मैं अपने साथ 4 स्टूडेंट अटैच करना चाहता हूँ जो मेरे साथ एक असाइनमेंट बनाने में या मेरे साथ लेक्चर तैयार करने में मेरी क्या मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। अब वो 4 स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई शर्त नहीं लगाई, कोई जैसे मैंने पिछली बार कहा कि 90% से जिनके मार्क्स ऊपर है उनको सिलेक्ट करूं, तो ये बायसनेस हुए। अगर मैं कोई बायसनेस नहीं कर रहा बीच में, मैं कह रहा हूँ कोई से भी 4 स्टूडेंट्स में अपनी मर्जी को उठा लूंगा, ठीक है, अकड़ बकड़ करके, ठीक है, या किसी तरह भी जिस, तो इसका मतलब है जितने क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हर स्टूडेंट का इक्वल चांस है कि वो उसमें क्या हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है। या मैं ये टास्क दे दूं कि मैं कहूं कि ठीक है, आने वाले टेस्ट में जो स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स होंगे जो मार्क्स 80% से अबव लेंगे उनको मैं चांस दूंगा कि वो मेरे साथ काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, हर बंदे को इक्वल चांस दे रहा हूं, भाई तुम 80% से ऊपर मार्क्स ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं फ्यूचर पे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ऐसा हो, क्योंकि मैं हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके एफएससी में ये मार्क्स है, मैं कह रहा हूं जो अगले आने वाले टेस्ट में ऐसे करेंगे मैं उनको सिलेक्ट करूंगा अपने टास्क के लिए। तो इसका मतलब मैं हर स्टूडेंट को क्लास के अंदर क्या दे रहा हूं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसको क्या बोला जाता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक होगी ना बात। तो ये क्या है, हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग है ठीक है। तो इसमें क्या था, हर मेंबर का इक्वल चांस है सिलेक्शन का। ये नहीं है कि कोई इस रेस से बाहर हो चुका है, तो जब हर पर्सन का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। ये इसके अंदर बायसनेस नहीं है, इट इज अ बायस फ्री सैंपल, ठीक है ना। तो इसके अंदर बायसनेस नहीं होती। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखनी है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन इश्यूज रिलेटिंग टू सब ग्रुप्स। देखो जो सब ग्रुप से रिलेटेड, यानी कि मैं इसमें से ग्रुपिंग कर रहा हूँ, बॉयज अलहदा कर रहा हूँ, गर्ल्स अलहदा कर रहा हूँ, और कोई मसला बॉयज को रिलेटेड है या कोई मसला गर्ल्स से रिलेटेड है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग में सॉल्व नहीं हो सकता। उसके लिए रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट अ राइट टूल टू कैलकुलेट, ठीक है ना, सैंपल। It can be cumbersome when sampling from unusually large targeted population। अगर मेरी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी बड़े कॉन्सर्ट में हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ मैं आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में खड़ा हुआ हूँ और वहां से मुझे कोई 2 या 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इतने बड़े मजमे में से 2 या 3 लोग सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं अगर रैंडमली कहूंगा तो वो और डिफिकल्ट काम है। यार क्या कर रहे हैं, इसमें किस बेसिस पे सिलेक्शन करें। तो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो लोग कहेंगे नहीं ये तुमने अपनी मर्जी सिलेक्ट कर लिया, इस तरह का कुछ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता काम। तो वहां पे अगर मैं सब ग्रुप में कोई ना कोई शर्त लगा कर आगे उनमें से सिलेक्ट कर लूं, तो फिर लोगों की क्वेश्चनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उसमें जो है सिलेक्शन करना आसान होता है। रैंडम सैम्पलिंग में इस तरह से बड़ी लार्ज पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि यार किसको सिलेक्ट करें, ठीक है। और अगर सिलेक्ट कर भी लें लोगों को, तो अब मुझे ये नहीं पता कि जिसको मैंने सिलेक्ट किया वो राइट पर्सन था इस काम के लिए या नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमने जैसे कॉन्सर्ट की बात चल रही है फिलहाल, तो मैं कॉन्सर्ट की बात को लेके चलता हूँ। तो कॉन्सर्ट में मैंने एक बंदा सिलेक्ट किया और आके मैंने उससे पूछा, हाँ भाई आपको जो है आतिफ असलम साहब के गाने कैसे लगते हैं। अब वो बंदा कह रहा हो, यार मुझे तो मेरा दोस्त उठा के लेकर आया, मुझे तो गानों से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ए ते कापना दी जाते थे, साडा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो आप एक ऐसे पर्सन को उठा के लेकर आए जिसका उससे चीज से ताल्लुक नहीं था, या जिसको मैं टास्क देने लगा हूँ। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे मैं एक असाइनमेंट तैयार करवाना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन तैयार करवाना चाहता हूँ क्यूएम के रिलेटेड, मैंने क्लास में स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया। अभी मैं नए नए स्टूडेंट से मैं किसी को जानता नहीं था, मैंने रैंडमली कह दिया, मैंने कहा बेटा आप आ जाओ और आप आके मेरे साथ ये काम कराओगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो पढ़ाई में कैसा है, ठीक है, हो सकता है उसको इसमें इंटरेस्ट ही कोई ना हो क्वेश्चंस बनाने में, या उसका इतना कैलिबर ही ना हो कि वो सवाल को बना सके या प्रोड्यूस कर सके या उसमें कोई काम कर सके। तो रैंडमली सिलेक्ट करने में ये खतरा होता है कि आप जिस मकसद के लिए उसको सिलेक्ट करो, हो सकता है वो उस मकसद का हो ही ना बंदा। तो यू हैव टू मेक सम पॉसिबिलिटीज, कोई शर्तें लगाओ, कुछ ऐसा करो जिससे आपके सामने सिर्फ वो लोग सामने हैं जो उस काम से रिलेटेड लोग हैं। लाइक मैं कहूँ यार मैं सिर्फ वो पर्सन सिलेक्ट करूंगा जो जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है,
ठीक है, या जो 90% अबव मार्क्स वाले जो मेहनती हैं, जो अपनी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करूँ। तो देर आर वेरियस वेज, ठीक है। तो अगर रैंडमली सिलेक्ट करने जाऊंगा तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब आमतौर पे जब रैंडम सिलेक्शन की जाती है ना, तो रैंडम सिलेक्शन में याद रखो जो आपकी पॉपुलेशन होती है ना, वो होती है होमोजेनियस, एक जैसी, ठीक है ना। तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करना चाह रहा था स्टूडेंट जो कि पीआरसी से ताल्लुक रखता हो, तो मैं पीआरसी के स्टूडेंट्स, अब पीआरसी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम, कि वो पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं। तो दैट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक, वो होमोजेनियस है, एक जैसे हैं, सारे के सारे पीआरसी कर रहे हैं, तो उनमें से सिलेक्ट करूंगा। मैं कैफ के स्टूडेंट से जाके कोई सिलेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कौन से, पीआरसी के स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रेड्स थे किसके, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के। अगली कहानी हम किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की बात करेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, अभी हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, सब ग्रुप्स, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटर इंटरेस्टेड इन इश्यूज टू द सब ग्रुप, इट इज नॉट, मेन लफ्ज क्या था, नॉट सुटेबल फॉर सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब सब ग्रुप्स की कहानी आएगी तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है, वो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, हम सब ग्रुप्स बना लेते हैं, अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, क्लासेस क्रिएट करते हैं, और फिर उनमें से सिलेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में ग्रुपिंग कर देता हूं। ग्रुपिंग किस हिसाब से करता हूं, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स एफएससी के अंदर 50 से 60% के दरमियान है उनको लहदा कर दो, जिनके मार्क्स 60 से 70 के दरमियान है उनको लहदा कर दो, जिनके मार्क्स 70 से 80 के दरमियान के उनको लहदा कर दो, जिनके 80 से 90 के दरमियान है उनको लहदा कर दो, और जिनके 90 से 100 के दरमियान को उनको लहदा कर दो। अभी मैंने क्या बना ली, सब ग्रुप्स। अब इसमें कौन से हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, गुड स्टूडेंट्स हैं, अबव जो है अच्छे, थोड़े वेरी गुड स्टूडेंट्स हैं, या एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने इनको ग्रुप बना दिया। अब मैंने कहा भाई ये सब ग्रुप्स हैं, अब इसमें मैं चाहता हूं कि मैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बनाऊं क्लास की, उसके अंदर जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी ज्यादा हो, वेरी गुड वाली उनसे कम हो, गुड वाली उनसे कम हो, मतलब लेकिन रिप्रेजेंटेशन सबकी होनी चाहिए, कोई बंदा मिस नहीं होना चाहिए। तो जब मैं रिप्रेजेंटेशन सबकी करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं उनको ग्रुप्स में तब्दील कर देता हूँ, फिर उनमें से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता है डिसिमिलर, जो एक जैसे नहीं है, जैसे पता हर एक की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है, कुछ एवरेज स्टूडेंट है, कुछ अबव एवरेज है, कुछ गुड है, कुछ वेरी गुड है, कुछ एक्सीलेंट है, ठीक है। तो ये इनकी डिसिमिलैरिटीज हैं, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजीनियस आइटम्स इनटू होमोजीनियस, हम उनको ग्रुप्स में तब्दील करते हैं जैसे, यानी कि एवरेज स्टूडेंट सारे मैंने अलग कर दिए, अबव एवरेज स्टूडेंट सारे अलग कर दिए, गुड स्टूडेंट अलग कर दिए, वेरी गुड स्टूडेंट्स अलग कर दिए, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अलग कर दिए, तो उनके ग्रुप्स बना लिए हमने। एंड द अप्रोच कैन बी इंक्रीज द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सैंपल सिलेक्शन। ऑब्वियसली बात है, जब मैं इस किस्म की कोई अप्रोच इस्तेमाल करूंगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे प्रोसेसिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग करोगे प्रोसेसिंग की कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है, तो आपको प्रोसेसिंग की कॉस्ट इंक्र करनी पड़ेगी। तो द अप्रोच कैन इंक्रीज द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सैंपल सिलेक्शन। इट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रेटा। ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता है उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। जैसे एवरेज की एक करेक्टरिस्टिक थी, अबव एवरेज एक करेक्टरिस्टिक्स थी, एक्सीलेंट एक करेक्टरिस्टिक थी, तो मैंने इनमें क्या कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। इट एनेबल रिसर्चर्स टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में भी इन्फ्लुएंस बना, उनके बारे में भी कुछ राय बनना शुरू हो जाती है कि अच्छा, जैसे मैंने कहा जी मेरी क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं, तकरीबन, अच्छा इतने एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इतने अबव एवरेज हैं, इतने एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बारे में, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स के बारे में राय बनाई बहुत अच्छे होंगे, एवरेज के बारे में यार वो ठीक ठाक होंगे, ठीक है, गुड वाले मीडियोकर होंगे कि अच्छा यार बहुत गए गुजरे भी नहीं और बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है, एवरेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एक राय ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या होनी शुरू होगी, बनना शुरू होगी। फिर सेटिस्फैक्शन कैन लीड टू मोर एफिशिएंट स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट, इससे ज्यादा अच्छे एस्टिमेट्स लगाए जा सकते हैं, तक क्योंकि हम हर जो सब ग्रुप है हम उसके बारे में क्या बनाते जा रहे हैं, एक राय बनाते जा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि अच्छा एवरेज स्टूडेंट कितनी एफर्ट लगाता है इस काम में, या अबव एवरेज कितनी एफर्ट लगाएगा, एक्सीलेंट वाला शायद इतनी एफर्ट ना लगाए,
एफर्ट वाइज भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये ज्यादा, जब हम इसके ऊपर अपना जो हम अपना सैंपल है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे बनस्बत रैंडम सैम्पलिंग है। क्योंकि रैंडम में हमें नहीं पता कि किस रीजन को ये रिप्रेजेंट करता था, तो उसमें रैंडमली हम एक राय बना रहे हैं। जब हम ग्रुप्स में बनाते हैं तो हर ग्रुप की एक प्रॉपर हम क्या बना सकते हैं, राय प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। इट डज नॉट लीड टू इंक्रीज स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी। हाँ, लेकिन स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी नहीं आती क्योंकि हम इसमें स्टैट्स जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, इट विल टेक टाइम। तो एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एस्टिमेट ज्यादा अच्छे हैं। एस्टिमेट जो बनाते हैं हम वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन बनाने में उसकी जो एफिशिएंसी थी वो स्लो होती है, अच्छे टाइम लगता है इसको प्रोड्यूस करने में बनिस्बत दूसरे के। ठीक होगी बात। एंड इट विल नॉट रिजल्ट इन लेस एफिशिएंसी देन सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग से एफिशिएंसी ज्यादा, यानी कि इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। जो मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे वो जितनी ज्यादा वर्किंग करूंगा, उस वर्किंग करने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमारे सामने होंगे। और इसके अंदर एक चीज हमने और देखनी होती है, जोन से ग्रुप में जितने ज्यादा लोग होते हैं ना, उसमें से उतने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने इस चीज को समझा। हम कौन सा कर रहे हैं अभी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक होगी ना बात। तो हम बात करें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइक फॉर एग्जांपल हमने क्या बात की, हमने कहा भाई हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ग्रुप्स बने हुए थे। ठीक है, ग्रुप था इसी तरह, एक्सलेंस वाला ग्रुप था, उसके अंदर टोटल कितने लोग थे। मैंने कहा जी इसके अंदर टोटल मेरे पास लोग थे 5। ठीक है, अबव एवरेज नहीं, अबव एवरेज भी नहीं लेते बल्कि वेरी गुड वाले लेते। वेरी गुड वाले लोग कितने थे मेरे पास, मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास लोग थे 10। ठीक है, गुड वाले कितने थे मेरे पास, मेरे पास थे 15 लोग। ठीक है, अबव एवरेज कितने थे, मैंने कहा जी अबव एवरेज थे मेरे पास 20 लोग। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स मेरे पास कितने थे, मैंने कहा जी 25 लोग। टोटल कितने हो गए मेरे पास, मैंने कहा जी 5 10 15 30 50 75, टोटल मेरे पास 75 लोग। अब मैंने कहा जो मैंने सैंपल सेलेक्ट करना था ना, सैंपल मैंने टोटल सेलेक्ट करना था 15 लोगों का। अब 15 लोगों का मैंने सैंपल सेलेक्ट करना है, तो बताओ किस ग्रुप में से कितने लोग सेलेक्ट करूं। तो जिस ग्रुप के परसेंट कम होंगे उसमें से कम सिलेक्शन करेंगे, जिस ग्रुप में ज्यादा होंगे लोग उसमें से ज्यादा सिलेक्ट करें। ठीक है, ताकि रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो। अब लाइक इसके अंदर टोटल मेरे पास थे, मुझे चाहिए थे 15 लोग, कितने में से, 75 में से। ठीक है, मुझे चाहिए थे कितने, अब मैंने कहा जी 15 लोग चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छा अब किस हिसाब से चाहिए, मैंने कहा उसके बारे में बात। हमने कहा जी हमें चाहिए थे टोटल 15 लोग, कितने में से, 75 में से। और इस ग्रुप में टोटल कितने लोग थे, इस ग्रुप में से टोटल 5। तो बताओ जी इस ग्रुप से टोटल कितने लोग आने चाहिए। तो हमने कहा जी 15 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस ग्रुप में से एक बंदा सिलेक्ट होना चाहिए। इसी तरह इसमें टोटल के कितने लोग थे, 15 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमने कहा जी इसमें से 10 करने हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो कितने लोग सिलेक्ट होने चाहिए यहाँ से, 2 लोग। इसी तरह इसको हमने किया 15 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ से आ जाएंगे 3 लोग। इसी तरह इसमें आ जाएंगे 15 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 20, इसमें से कितने आ जाएंगे, 4 लोग। इसमें क्या करेंगे 15 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसके अंदर से सिलेक्ट कितने हो जाएंगे, 5। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो हमने डिवाइड कर दिया और इस तरह हमने ये टोटल 15 लोग सिलेक्ट किए। अब ये 15 लोग जो सिलेक्ट होंगे वो किस हिसाब से होंगे, अब ये देखो, इन ये जो ग्रुप में 5 हो गए, इन 5 में से कोई से भी, इन 5 में से कोई सा भी एक, अब ये रैंडम पार्ट, इन 10 में से कोई से 2, ये रैंडम पार्ट है। इन 15 में से कोई से 3 लोग, रैंडम पार्ट। इन 20 में से कोई से 4 लोग, इन 25 में से कोई से 5 लोग। तो ये रैंडम सिलेक्शन हो रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक होगी बात।
तो ये कहानी किसकी थी? सर्टिफाइड, ये रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात। क्लियर? अच्छा, फिर हम आए किसकी तरफ? मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ना, ये भी एक जैसी होती है। इसमें क्या होता है? सैंपल में से सैंपल सिलेक्ट होता है, बस छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, हमने कहा मुझे स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, ठीक है, स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, कहां से सिलेक्ट करने थे जी? मुझे पाकिस्तान से स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, यानी कि पाकिस्तान क्या हो गया? एक सैंपल हो गया पूरी दुनिया में से। फिर मैंने कहा पाकिस्तान में से कहां से करने थे स्टूडेंट सिलेक्ट? मैंने कहा जी पाकिस्तान में से मुझे स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे इस्लामाबाद से। तो इस्लामाबाद क्या बन गया? एक सैंपल बन गया, सैंपल में से सैंपल सिलेक्ट हुआ। फिर मैंने कहा इस्लामाबाद में से कहां से सिलेक्ट करने थे जी? सीए के स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे। हमने कहा जी एक और सैंपल हो गया। फिर मैंने उसमें सैंपल सेलेक्ट किया। सीए में से कहां से स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे जी? पीआरसी के स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे मैंने, तो एक और क्या आ गया? सैंपल आ गया। फिर पीआरसी में से क्या करना था जी? पीआरसी के स्टूडेंट्स में से सिर्फ गर्ल्स सिलेक्ट करनी थी या सिर्फ बॉयज सिलेक्ट करने थे, तो ये क्या बन गया? एक सैंपल बन गया। जब तक सैंपल में से सैंपल सिलेक्ट हो रहा है, मल्टी स्टेज का भी यही काम है, क्लस्टर का भी यही काम है। फर्क क्या यहां पे आएगा? जो लास्ट सैंपल सिलेक्ट करूंगा वो पूरा का पूरा ग्रुप अगर सिलेक्ट हो गया तो वो क्लस्टर सैंपलिंग है। अगर उस लास्ट ग्रुप में से भी चंद लोग, लाइक मैंने कहा जी मैंने पीआरसी में से बॉय सिलेक्ट करने थे, अगर तो पूरे के पूरे बॉय सिलेक्ट हो गए तो ये क्या होगा? क्लस्टर सैंपलिंग। अगर उन बॉयज में से मैंने तमाम बॉयज में से कोई 3 या 4 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, सारे बॉयज ना सिलेक्ट किए, तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी स्टेज। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी दोनों का प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम। ठीक होगी बात? तो क्या कहते हैं? मल्टी स्टेज ड्राइंग ऑफ सैंपलिंग फ्रॉम प्रीवियस सैंपल इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन टू द क्लस्टर से, एक एक्सटेंशन है क्लस्टर, क्योंकि क्लस्टर ग्रुप होता है, ग्रुप में से जब 4 लोग सिलेक्ट करते हैं वो अगला स्टेप होता है, इसलिए ये एक्सटेंशन है उसकी। तो क्लस्टर का नेक्स्ट स्टेप क्या है? मल्टी स्टेज। ठीक होगी बात? तो इट इज एन एक्सटेंशन टू क्लस्टर सैंपलिंग। इट इज अनदर वे ऑफ सेविंग टाइम एंड मनी बट स्टिल हैव एन एलिमेंट ऑफ रैंडम सिलेक्शन। इसमें फिर भी रैंडम सिलेक्शन का कोई, जो आखिरी जैसे मैंने कहा बॉयज, बॉयज में से कोई से भी बॉयज सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें भी रैंडम पार्ट प्ले होता है। एंड इट इज यूज्ड व्हेन ऑल डाटा ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन आर नॉट गिवन। जब मुझे पूरी पॉपुलेशन का डाटा गिवन ना हो तो फिर हम इस सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग टाइप ऑफ मल्टी स्टेज है, ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम प्रीवियस सैंपल बट द कंडीशन दैट द फाइनल सैंपल व्हिच वाज सिलेक्टेड टू बी इंस्पेक्टेड एज अ होल, वो पूरा का पूरा सैंपल यानी पूरा पूरा क्लस्टर जो होता है वो इस्तेमाल होता है एज अ सैंपल। एंड इट इज लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तब हम इसको आमतौर पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग जो है ना, ये टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रखना, इसके अंदर जो होता है सैंपल साइज प्री डिसाइडेड होता है। बाकियों में हम क्या करते हैं, जितना बड़ा पॉपुलेशन होता है उस हिसाब से सैंपल साइज सिलेक्ट करते हैं। कुछ छोटा सैंपल पॉपुलेशन होगी तो उसमें से कम लोग सिलेक्ट करेंगे, कोई बड़ा सैंपल होगा तो उसमें ज्यादा सैंपल सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो इवैल्यूएशन हो सके, जो रिजल्ट आ सके वो अच्छे बेहतर आ सके। कोटा में इस तरह नहीं है, कोटा में प्री डिसाइडेड है। लाइक फॉर एग्जांपल मेडिकल सीट्स जैसे होती हैं, आप एफएससी के पेपर्स देते हो, उसके बाद आप मेडिकल के पेपर देते हो मेडिकल सीट्स के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है? आई थिंक 350 सीट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, नॉट टू बी एग्जैक्ट, राउंड अबाउट 350, तो हम ज्यूम कर लेते हैं 350 सीट्स से। अब वो 350 सीट्स के लिए चाहे 350 लोग अप्लाई करें, चाहे 3000 लोग अप्लाई करें, 30,000 लोग अप्लाई करें, 3 लाख लोग अप्लाई करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सिलेक्ट उतने ही होंगे, कितने? 350। तो ये किस में होता है? कोटा सैंपलिंग के अंदर होता है। ठीक हो गया ना? तो कोटा सैंपलिंग ऐसी है कि जिसके अंदर हमने डिसाइड कर लिया, अब जितने मर्जी लोग उस चीज का अप्लाई करें, जो कुछ भी कर लें, हमने उतने ही पर्सन सिलेक्ट करने हैं जितना प्री डिसाइडेड है। अब जितनी मर्जी पॉपुलेशन, जैसे जॉब है, जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं, अब एक आधी सीट निकलती है, 1-2 वैकेंसीज निकली, अब उस 1-2 वैकेंसीज के लिए 1-2 लोग अप्लाई करें, 10,000 लोग अप्लाई करें, सीट तो एक ही अवेलेबल है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कोटा सैंपलिंग। ठीक है, कोटा सैंपलिंग के बाद अगला क्या आ जाता है? सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ये थोड़ा सा ना सिस्टमैटिक, इसमें सिस्टम एक बनाया जाता है, हम अपने तौर पे एक सिस्टम बनाते हैं। इट रिलायज ऑन अरेंजिंग द टारगेट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डरिंग स्कीम। हम इसको पहले किसी ऑर्डर में लेकर आते हैं, लाइक अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले आए या रोल नंबर वाइज उसको ले आए, इस तरह से हमने क्या कर लेते हैं, इसको एक ऑर्डर में लेकर आते हैं। ऑर्डर में लाने के बाद क्या करते हैं? इट सिलेक्ट एलिमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल थ्रू दैट ऑर्डर लिस्ट, और हम उसके अंदर से एक
गैप के बाद हम क्या करते हैं, पर्सन सिलेक्ट करते रहते हैं। एंड द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड देन एवरी nth आइटम प्रेजेंटेड इन द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर क्या बात की, हमने कहा इसके अंदर हम सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा ये किसके अंदर बात हो रही है, सिस्टमैटिक के अंदर। अब हम बात किसकी करें, सिस्टमैटिक की करें। सिस्टमैटिक, अब सिस्टमैटिक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल लोग हैं 150, उसमें से मैंने सिलेक्ट कितने करने हैं लोग, लाइक मैंने कहा 15 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, उनका एक गैप बनाऊंगा, कितने के गैप से सिलेक्ट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, टोटल 150 लोग थे, उसमें से 15 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो एवरी 10th पर्सन विल बी सिलेक्टेड, 10th पर्सन। लेकिन इधर लफ्ज क्या लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक रैंडम। अब फिर इसमें रैंडमनेस कहाँ है, मैं तो कहा हर 10वां बंदा आएगी, वो कहाँ आएगी कि मेरे पास पहले 10 लोग मौजूद हैं, जो फर्स्ट पर्सन मैं सिलेक्ट करूंगा वो उन 10 में से कोई सा भी हो सकता है। लाइक मैंने पहला पर्सन सिलेक्ट किया है, सेकंड पर्सन, अब इसके बाद हर 10वां बंदा, तो 12, इसके बाद 12वां बंदा होगा, फिर 22वां बंदा उस ऑर्डर में जो होगा, फिर ऑर्डर में जो 32वां बंदा होगा, फिर 42वां होगा, फिर सो ऑन, सीधा चलती रहेगी कहानी। लेकिन पहला पर्सन हो सकता है मैं दूसरा ना सिलेक्ट करूँ, हो सकता है मैं 8वां कर लूँ, अगर 8वां करूंगा तो अगला 18वां बंदा होगा, उसके बाद 28वां, उसके बाद 38, उसके बाद 48 एंड सो ऑन, इस तरह चलती रहेगी कहानी। तो हमने एक स्पेसिफिक गैप रखना है, और पहला पर्सन उस गैप में से कोई सा भी, अब ये नहीं कर सकता पहला पर्सन 12वां पर्सन होगा, नहीं ये नहीं पॉसिबल। पहले 10 लोगों में से कोई सा बंदा सिलेक्ट करूंगा, फिर आगे वो स्पेसिफिक जंप्स में अपने साथ रखूंगा। ठीक होगी ना बात, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग की कहानी है, क्लियर बात। फिर आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस क्या है, अब कन्वीनियंस की समझ लो, कन्वीनियंस होता है हमारी मर्जी। इसका मतलब है अगर आपको पीछे के 6 तरीके पसंद नहीं आए, ठीक है, जो हमने पीछे 6 तरीके पढ़े वो आपको नहीं पसंद आ रहे, आपको नहीं अच्छे लगे, तो अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे फाइन, ओके, आप अपना कोई रैंडम तरीका, अपनी मर्जी का कोई सैंपलिंग का वे निकाल लो, जिस तरह आप उसको क्या करना चाहते हो, इस्तेमाल सैंपल सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक बात आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि जब कन्वीनियंस सैंपलिंग की तरफ जाते हैं ना, तो उसमें किसी हद तक बायसनेस आ जाती है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि जब सैंपल सिलेक्ट हो तो उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो जब आप अपनी मर्जी का कोई तरीका निकालते हो तो उसमें किसी ना किसी हद तक बायसनेस आ जाती है, ठीक है। इस चीज को ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको पीछे नई तरीके पसंद आए तो आप इनमें से कोई तरीका अप्लाई कर सकते हो। कहता है एज अ नेम सजेस्ट, कहता है एज अ नेम सजेस्ट कन्वीनियंस सैम्पलिंग बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट और ऑब्जर्वेशन, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। हम इसको अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। इट इज द लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, इसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता। एंड इट मे बी बायस और इंक्लाइन टुवर्ड्स अ सेगमेंट, और इसके अंदर बायसनेस भी आ सकती है। इट मे नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, और हो सकता है जो हमने बंदा सिलेक्ट किया हो वो पूरी पॉपुलेशन का सही रिप्रेजेंटेटिव भी ना हो, जिस चीज के बारे में जानना चाह रहा हूं उसका रिप्रेजेंटेटिव भी ना हो। एंड ईज ऑफ असेस एंड रिस्पोंडेंट विलिंगनेस इज द की ऑफ द कन्वीनियंस। तो ये हमारी मर्जी है, जैसे फेवरेटिज्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान की टीम में प्लेयर सिलेक्ट होते हैं तो आप अक्सर ये बात कर रहे होते हो कि यार ये तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, ये तो पाकिस्तान की टीम में होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे फेवरेटिज्म हो रहा है, वहां पे जो सैंपल सिलेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए वो गलत सैंपल सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ रही है, बायसनेस आ रही है, ठीक है, वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से वो रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। ये तो बस अपनी जिसकी जो मर्जी चल रही है वो सिलेक्ट किए जा रहा है, अचानक सिलेक्ट हो गया जिसका कोई काम भी नहीं था, ठीक है ना, जो सही रिप्रेजेंटेटिव बनता भी नहीं था वो भी उसके लिए सिलेक्ट हो गया। तो ये तो एक्सीडेंटल है, ये तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है अपनी पॉपुलेशन का। तो इसकी बेस पे जो फैसले किए जाएंगे वो भी ऑब्वियसली वाला है वो इतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक होगी ना बात। तो उम्मीद है यहाँ तक कहानी सबको क्लियर होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।